गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी जो सेकंड बुक है मातृ एवं शिशु पालन, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है मातृत्व की उपयुक्तता वो है। अब देखो जो मातृत्व शब्द है उसमें से वो सबसे पहला वर्ड आता है वो माँ। माँ का अर्थ होता है सुजननी, अर्थात सुसंतान को जन्म देने वाली तथा समुचित ढंग से पालन पोषण करने वाली को ही हम क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। अब देखो शिशु की यदि प्रकृति अनमोल होती है तो मातृत्व भी सृष्टि का आधार होता है। बिना माँ के हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी से प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। गर्भ धारण के द्वारा ही एक स्त्री माँ का रूप धारण करती है और एक स्त्री हमारे समाज में एक स्त्री गर्भ धारण तभी कर सकती है जब उसका विवाह हुआ हो। तो जो धर्म शास्त्र है उनमें विवाह के दो उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है जीवन साथी को प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य होता है सुसंतान को प्राप्त करना। तो यहाँ हम देखो मातृत्व शब्द है उसकी उपयुक्तता देख चुके हैं, लेकिन अब ये जो मातृत्वता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या उपयुक्तता होनी चाहिए वो है। तो हमारे जीवन में 3 उपयुक्तता होनी चाहिए: जैविक उपयुक्तता, आर्थिक उपयुक्तता और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता। अब इनका एक एक करके हम वर्णन पढ़ेंगे। तो पहला आ रहा है जैविक उपयुक्तता। जैविक उपयुक्तता क्या होती है? देखो, संतानोत्पत्ति के लिए जैविक उपयुक्तता सबसे पहली और परम आवश्यकता होती है। इसके बिना तो संतान की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए स्त्री व पुरुष के जननेंद्र का पूर्ण विकास एवं स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उसमें उर्वरक क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब जैविक रूप से जो माता पिता होते हैं वो संतान उत्पन्न करने के लिए स्वस्थ होने चाहिए। एक स्वस्थ माँ ही एक शिशु को जन्म देती है। वृद्ध, निर्मल व रोगी माता पिता से स्वस्थ शिशु की जन्म की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। अब जो जैविक उपयुक्तता है उसको हम निम्न 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है लैंगिक उपयुक्तता, दूसरा है प्रजनन उपयुक्तता, तीसरा है सुजननी उपयुक्तता। अब देखो लैंगिक उपयुक्तता में क्या होता है? प्रजनन अंगों का पूर्णतः स्वस्थ होना और एक स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ण होना। तो यहाँ जो लैंगिक उपयुक्तता वो शारीरिक उपयुक्तता ही मानी जाती है। स्त्रियां भी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दुर्बलता के कारण जो प्रॉपर बच्चे का जन्म होता है उसमें वो सक्रिय भाग नहीं ले पाती है। दूसरा है प्रजनन उपयुक्तता। संतानोत्पत्ति के लिए प्रजनन की उपयुक्तता होना ही भी उतना ही आवश्यक है जितना लैंगिक उपयुक्तता। ठीक है, केवल स्त्री और पुरुष के लैंगिक संबंध से संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उनमें उर्वरण क्षमता भी होनी चाहिए। उर्वरण क्षमता के बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। पति पत्नी के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास के साथ साथ स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इनके जननांगों में कोई ऐसा कारक नहीं होना चाहिए जो संतानोत्पत्ति में बाधक हो। कि जननांगों में कोई भी ऐसा कारक नहीं होना चाहिए जो संतान उत्पन्न करने में बाधक हो। ना तो फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, ना यूट्रस में होना चाहिए, ना टेस्टिस में होना चाहिए, है ना। कोई भी मतलब जो जनन अंग है उनमें ऐसा कारक नहीं होना चाहिए। अगला आ रहा है सुजननी उपयुक्तता। सुजननी उपयुक्तता में हम क्या मानते हैं कि हर एक माता पिता की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है कि उसका जो बच्चा है वह स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, फुर्तीला हो, चंचल हो, हंसमुख हो एवं प्रतिभावान हो। माता शिशु के बारे में अत्यंत ही सुखद कल्पनाएं करती हैं। उनकी कल्पना में कोमल, नन्हा, सुंदर, प्यारा, राज दुलारा शिशु किलकारियाँ मारता नजर आता है, जिसकी अनुभूति माँ के कानों में संगीत की तरह बजती है। परंतु ये मात्र कल्पना है। इस कल्पना को सच साबित करने के लिए माता पिता दोनों को ही हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब माता पिता स्वस्थ होंगे, उनमें किसी भी तरह का आनुवंशिक रोग नहीं होगा तथा परिवार के इतिहास के में भी कोई भी वंशानुगत रोग नहीं होगा, तो निश्चित ही शिशु स्वस्थ व निरोगी होता है।
गर्भवती माता यदि गर्भकाल में अपने खाने पीने का पौष्टिक एवं संतुलित आहार, स्वच्छता, व्यायाम, आराम, निद्रा आदि पर बल देती है तो निश्चित ही उसके गर्भ में उत्पन्न शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। यदि माता पिता में से किसी एक को भी किसी भी तरीके का वंशानुगत रोग है तो यह रोग शिशु को भी अनजाने में या विरासत के रूप में मिल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो गुण होते हैं वो क्रोमोसोम्स के थ्रू नेक्स्ट पीढ़ी में जनरेट होते जाते हैं। पुरुष के शुक्राणु तथा स्त्री के अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के समय ही माता पिता के क्रोमोसोम्स के माध्यम से उनके वे गुण या दोष निषेचित अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार शिशु में वे रोग आनुवांशिकता के कारण स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये रोग वंशानुगत है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, मधुमेह, अस्थमा आदि। ये तो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है हमने? जैविक उपयुक्तता। जैविक उपयुक्तता के 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं। लैंगिक उपयुक्तता, लैंगिक उपयुक्तता, प्रजनन की उपयुक्तता और सुजननी की उपयुक्तता। ठीक है। लैंगिक उपयुक्तता में हमने ये पढ़ा है कि जो भी जनन अंग है वो पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा है प्रजनन उपयुक्तता। प्रजनन उपयुक्तता में हमने ये पढ़ा है कि जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं उनमें उर्वरण क्षमता होनी चाहिए। अगर उर्वरण क्षमता नहीं होती है तो क्या होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। साथ ही साथ जो भी जनन अंग है उनमें किसी भी तरीके का अवरोध नहीं होना चाहिए जो संतान उत्पत्ति के लिए बाधक होता है। तीसरा है सुजननी की उपयुक्तता। सुजननी की उपयुक्तता होता है कि माता और पिता किन्हीं दोनों में से किसी को भी कोई भी वंशानुगत रोग नहीं होना चाहिए। अगर वंशानुगत रोग होता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आर्थिक उपयुक्तता। देखो, संतान उत्पन्न करने के लिए जैविक उपयुक्तता ही नहीं होती। सिर्फ संतान उत्पन्न करने से ही हमें स्वस्थ शिशु नहीं मिल जाता, उसका पालन पोषण करना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माता पिता अपने बालकों का सही ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं। उनकी देखभाल, शिक्षा दीक्षा सुसंस्कारित भली प्रकार से करते हैं। आर्थिक सुदृढ़ता रहने से माता पिता में तनाव नहीं रहता है। उनमें आपसी प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, सहयोग, स्नेह, सद्भाव एवं सेवा भाव रहना चाहिए। परंतु उपरोक्त गुण तब भी होंगे जब माता पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। मानसिक रूप से माता पिता तभी संतुष्ट होते हैं जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। वे तभी आवश्यकताओं के साथ ही आरामदायक आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकते हैं। आर्थिक उपयुक्तता का संबंध भौतिक वातावरण से है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, गाड़ी, टीवी, स्कूटर तथा अनेक भौतिक संपदाएं आती हैं जो सुख सुविधाओं में सहायक होती है। मतलब भौतिक सुविधाएं जो भी होती है वो हम आर्थिक उपयुक्तता के द्वारा ही, मतलब धन के द्वारा ही हम उनको अर्जित कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। यदि माता पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं तभी वे गर्भकाल में गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए पौष्टिक आहार जुटा सकते हैं तथा गर्भकाल में आवश्यक सावधानियों को भी बरत सकते हैं। कुशल, योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक से गर्भ जांच करवा सकते हैं। प्रसव के समय भी प्रसूति केंद्र, प्रसूति गृह या अस्पतालों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रसव उपरांत मतलब प्रसव के बाद भी नवजात शिशु की देखभाल, पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकते हैं। अतः माता पिता को विवाह से पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए कि वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न है तथा भावी संतान के प्रति न्यायपूर्ण ढंग से सभी जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ है। यदि नहीं तो जब तक वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं संपन्न नहीं हो जाएं तब के लिए मातृत्व को स्थगित करना ही उनके लिए वर्तमान तथा उनके भावी संतान के लिए श्रेयस्कर होता है। देखो, दूसरा आर्थिक उपयुक्तता में मेन पॉइंट ये आता है कि आजकल संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकल परिवार का बढ़ावा चल रहा है। मतलब एकल परिवार का प्रचलन हो रहा है और संयुक्त परिवार घटता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि शिशु का पालन पोषण परिवार का उत्तरदायित्व न होकर सीधा ही नव दंपति का होता है। ऐसी परिस्थिति में नव दंपति के आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना और भी जरूरी हो
गया है। शिशु जन्म के बाद शिशु का पालन पोषण करना, पढ़ा लिखा कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए धन होना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि संतानोत्पत्ति के लिए माता पिता को आर्थिक रूप से योग्य होना चाहिए। आज यदि हम अपने समाज पर केवल एक बार एक नज़र डालें तो अधिकांश बालक रोगी, भूखा, नंगा, पेट निकला हुआ, हाथ पैर से कमज़ोर, आंखें धूमिल व आकर्षणहीन, त्वचा कांतिहीन, बाल रूखे व शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखाई देंगे। कई बालक तो ऐसे भी मिलेंगे जो भयंकर कुपोषण या न्यूनता जनित रोग से ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उनके माता पिता उनके पौष्टिक तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं। अतः माता पिता को संतान उत्पन्न करने से पहले अपनी आर्थिक दृष्टि पर अवश्य ही दृष्टिपात करना चाहिए। यदि माता पिता बालकों में पोषण में, उन्हें शिक्षित करने में, संस्कारित करने में समर्थ है, तभी संतान की उत्पत्ति करें, अन्यथा संतान उत्पन्न करने का विचार तब तक के लिए त्याग दे जब तक वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होते हैं। तीसरा आ रहा है मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता। संतानोत्पत्ति के लिए न केवल जैविक तथा आर्थिक उपयुक्तता आवश्यक है, बल्कि मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता का भी अमूल्य योगदान है। संतान प्राप्ति के लिए माता पिता को मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक होता है। हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बालक स्वस्थ, प्रतिभाशाली एवं महान बने। जन्म के बाद जब अपने शिशु को माता पिता देखते हैं तो उनका मन अलौकिक सुख और से भर जाता है। ठीक है, उनका माता के हृदय में प्यार उमड़ने लगता है। वह शिशु को छाती से लगाकर जब स्तनपान कराती है तो शिशु भी तृप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए माता पिता दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व समझना चाहिए। उन्हें स्वयं की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनका त्याग करके और अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। इसलिए संतानोत्पत्ति से पूर्व पति पत्नी को, विशेषकर पत्नी को, विशेष जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मातृत्व के लिए घर का वातावरण सुखद और आनंददायक होना चाहिए। जिस घर में दया, प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, सहानुभूति एवं सेवा भाव होंगे, उस घर के बालक में उपरोक्त गुण स्वतः ही आ जाएंगे। बालक इन गुणों से स्वयं ही विभूषित एवं परिपूरित हो जाएगा। इसलिए माता को चाहिए वह घर का वातावरण शांतिपूर्ण, सुखद एवं आनंददायी बनाए। परंतु घर के वातावरण को सुखद एवं शांतिपूर्ण बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए विशेषकर माता को बहुत अधिक त्याग करना पड़ता है। पुरुष में सहनशीलता का अभाव होता है। वह बात बात में क्रोधित, चिड़चिड़ा एवं तनावग्रस्त हो जाता है, जबकि माता सहनशीलता एवं त्यागी की जीवंत मूर्ति होती है। इस तरीके से माता हर चीज़ को सहन करके घर का वातावरण सुखद बनाने में सहयोग करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माता पिता के आपसी व्यवहार का बालक के संवेगात्मक विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता झगड़ते हैं, घर का माहौल नकारात्मक होता है, तो बच्चे में नकारात्मक संवेगों का विकास होने लग जाता है। और घर का वातावरण शांतिपूर्ण वातावरण रहता है तो बच्चे में प्रेम पूर्वक रहते हैं, उनमें आदर का भाव बढ़ता है। यदि हम उपरोक्त बातों पर माता पिता ध्यान देंगे तो निश्चित ही उनका शिशु उनकी कल्पना के अनुकूल ही होगा। जैसा कि हम सपने में देखते हैं, उनका बालक आगे चलकर देश का कर्तव्यनिष्ठ व जिम्मेदार एवं सेवाभावी नागरिक बनेगा।